हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एडिटेरिया द्वारा 17th बीपीएससी के लिए जो समर्थ मेंस का क्लास प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसमें जो नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, उस नोट्स में राम मनोहर लोहिया का चिंतन एवं सप्त क्रांति से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए चलते हैं, हम राम मनोहर लोहिया के सामाजिक और आर्थिक चिंतन के बारे में देखते हैं। तो ये रहा हमारा नोट्स फ्रेंड्स, राम मनोहर लोहिया का चिंतन एवं सप्त क्रांति। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि सप्त क्रांति किससे जुड़ा हुआ है, राम मनोहर लोहिया से। तो आइए देखते हैं कि राम मनोहर लोहिया के सामाजिक और आर्थिक चिंतन जो है वो क्या है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सामाजिक दर्शन अत्यंत ही क्रांतिकारी एवं मौलिक था। उनके सभी विचार समाजवादी चिंतन पर आधारित थे। तो राम मनोहर लोहिया किस विचारधारा से प्रेरित थे? समाजवादी। समाजवादी चिंतक के रूप में समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण सर्वथा मानवतावादी था। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? मानवतावादी। वे जाति वर्ग वंश धर्म लिंग संस्कृति संपत्ति आदि भेदभाव से मुक्त एक ऐसी न्यायनिष्ठ सामाजिक व्यवस्था की स्थापना चाहते थे जिसमें मानव मात्र का कल्याण व विकास प्रतिफलित हो सके। तो उनका सारा फोकस किसके ऊपर था? समाजवादी तो थे ही, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा फोकस उसका उनका किन पर था? मानवतावादी के ऊपर था। अपने समाजवादी विचारों के कारण ही वे हिंदू होते हुए भी हिंदू समाज एवं धर्म के रूढ़ मान्यताओं के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने धर्म को ईश्वर तथा आत्मा के साथ ना जोड़कर मानव मात्र के कल्याण और लौकिक समृद्धि के साथ जोड़ा। पुनः वे मानवतावादी, सामाजिक समता व न्याय के पक्षधर होने के कारण जाति एवं वर्ण व्यवस्था के प्रबल विरोधी थे। तो जाति और वर्ण व्यवस्था के प्रबल विरोधी थे। उनका मानना था कि जाति एवं वर्ण व्यवस्था कैंसर के समान है जिसने शूद्र दलित एवं महिलाओं के जीवन को नरक बनाया है। समाज के तथाकथित उच्च जातियों के लोग निम्न जातियों के लोगों पर अन्याय अत्याचार एवं शोषण करने से नहीं चूकते हैं। समाज में विद्वान आर्थिक संसाधन कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो गए हैं, इससे आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिल रहा है। वर्ण अथवा जाति के नाम पर शूद्रों के साथ छुआछूत जैसे अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। इनके कारण समाज जो है वो क्या हो रहा है? विखंडित नज़र आ रहा है। तो उनका मेन फोकस किसके ऊपर था? तो वो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के विरोधी थे। कैंसर समझते थे वो, कैंसर के समान है ये वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था, जिसने क्या किया है? दलित महिलाओं शूद्रों को की ज़िंदगी को नर्क बना दिया। इस तरह की विचारधारा से वो जाने जाते थे। उल्लेखनीय है कि वे रूढ़ जाति व्यवस्था के समापन के लिए बेटी रोटी के संबंध को स्वैच्छिक रूप से अपनाने पर बल देते थे। इसके अलावा वे पूरब पश्चिम काले गोरे एवं स्त्री पुरुष के बीच असमानताओं का पुरजोर विरोध करते थे। इसी क्रम में वे पुरुष प्रधानता मानसिकता का समापन कर स्त्रियों को समान अधिकार देने के पक्षधर थे। तो पुरुष प्रधानता को पितृसत्तात्मक को समाप्त किया जाए और स्त्रियों को बराबर का अधिकार दिया जाए। यह भी स्मरणीय है कि लोहिया मानव मात्र की समता एवं न्याय की स्थापना के लिए व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन क्रांति के हिमायती थे, क्रांति चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सप्त क्रांति की अवधारणा सामने रखी थी। कैसी का क्रांति? सप्त क्रांति मतलब 7 क्रांति। अभी 7 कौन कौन से? तो पहला देखिए यहाँ, पहला है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला क्या था? नर और नारी में पूर्ण समानता स्थापित करने के लिए क्रांति। दूसरा, चमड़ी के रंग पर आधारित आर्थिक राजनीतिक तथा सामाजिक असमानताओं के विरुद्ध क्रांति। जन्म के आधार पर जाति के विरुद्ध पिछड़ों को विशेष अवसर देने के लिए क्रांति। विदेशी दासता से मुक्ति, स्वतंत्रता और जनतांत्रिक सरकारों की स्थापना के लिए क्रांति। पूंजी संचय में व्याप्त असमानताओं को दूर करने, आर्थिक असमानता लोन शाख एवं नियोजित ढंग से उत्पादन में वृद्धि के लिए क्रांति। निजी जीवन में आवश्यक हस्तक्षेप को रोकने और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली स्थापित करने के लिए क्रांति। और परंपरागत तथा परमाणु अस्त्र शस्त्रों के विरुद्ध तथा सत्याग्रह को अचूक हथियार के रूप में स्वीकृति दिलाने के लिए क्रांति। सप्त क्रांति की अवधारणा के संबंध में उनका विश्वास था कि ये न केवल भारत को बदल देंगी वरन ये सातों क्रांतियाँ पूरी हो जाएंगी तो पूरे विश्व को ही बदल देंगे। मतलब अगर ये 7 क्रांति कंप्लीट हो जाता है तो वो सिर्फ भारत नहीं चेंज होगा, पूरा का पूरा विश्व चेंज हो जाएगा। ये सातों पॉइंट मैंने ऊपर में आपको पॉइंट बता दिया। आगे देखते हैं कि यद्यपि लोहिया नियोजित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, लेकिन स्वतंत्रोत्तर भारत में पश्चिम के तर्ज पर अपनाई गई भारी औद्योगिकरण के विरोधी थे। तो आज़ादी के बाद जो हमने औद्योगिकरण का विकास के ऊपर बल दिया, तो उसके वो कट्टर क्या थे? विरोधी थे। उन्होंने भारतीय औद्योगिक नीति के विषय में टिप्पणी करते हुए कहा कि हिंदुस्तान नया औद्योगिकरण नहीं प्राप्त कर रहा है, बल्कि यूरोप और अमेरिका के रद्दी मशीनों का अजायब घर बन रहा है। अजायब घर मतलब म्यूजियम। तो मतलब भारत ने जो औद्योगिक क्रांति की उसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान नया औद्योगिकरण नहीं प्राप्त कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है? यूरोप और अमेरिका के रद्दी मशीनों का म्यूजियम बना रहा है।
पुनः वह विकल्प के रूप में आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे। उनका मानना था कि आर्थिक विकेंद्रीकरण, कुटीर एवं लघु उद्योग तथा सहकारी कृषि में से समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने इस संदर्भ में स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी पर विशेष बल दिया, जो कि उनके गांधीवादी ग्राम स्वराज की अवधारणा में विश्वास के परिचालक हैं। इसी कारण उन्होंने कृषि, उद्योग तथा संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर उन्हें ग्राम एवं मंडल पंचायत के अधीन रखने की भी बात की थी। तो इस तरह से हमने देख लिया राम मनोहर लोहिया के बारे में। देखिए 65th बीपीएससी में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सामाजिक और आर्थिक चिंतन की व्याख्या कीजिए। तो जयप्रकाश नारायण को यहाँ से हटाइए आप, राम मनोहर लोहिया के सामाजिक और आर्थिक चिंतन की व्याख्या कीजिए। ये ऊपर में जो हमने पढ़ा इसका पूरा का पूरा आंसर था। अगर वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहें।